नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना काम सही तरीके से कर रहे होंगे। एग्जाम्स अब काफ़ी करीब हैं और ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मन में एग्जाम्स को लेकर के बहुत डर बना हुआ है। ये डर जो हर साल आता है, ये डर जो हर बार आता है, चाहे आप जीवन में कितनी भी परीक्षाएं दे दें, जितनी बार भी परीक्षा देते हैं, परीक्षा का डर सताने के लिए आ जाता है। और जब ये डर सताता है तो जहाँ तक अनुभव रहा है और बच्चों से जो कुछ भी सीखने को या सुनने को मिलता है, और खास करके खुद के जीवन से भी, और जब हम लोग मतलब का जनरेशन, जब हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे थे उस दौरान भी ये परीक्षा का डर हमेशा से रहा है। कईयों को ये डर बना देता है और कईयों को ये बिगाड़ देता है। जी। डर के बारे में जैसा कि आम धारणा यही है कि ये नेगेटिव फीलिंग होता है, और आमतौर पर जब आप किसी से सजेशन मांगने जाएंगे या एग्जाम्स को लेकर के जब लोग सजेशन देते हैं, तो साधारण तौर पर जो बात निकल के आती है वो निकल के आती है कि भाई एग्जाम से कैसा डर, मतलब जो समझाने वाले लोग होते हैं वो अक्सर ऐसा ही बोलते हैं कि डरना नहीं चाहिए। ठीक है, डर एक गलत चीज है, डरना नहीं चाहिए। तो क्या इतना बोल देना कि डरना नहीं चाहिए, डरो मत, शांत बने रहो, क्या ये काफी है? अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी फील्ड में हैं, ठीक है, आप एक इंसान है, तो क्या कोई इंसान ऐसा है जो कभी नहीं डरा हो आज तक, जिसके मन में कभी डर आता ही ना हो? क्या ये रियलिस्टिक हो सकता है? आइडियलिस्टिक जरूर हो सकता है कि डरना नहीं चाहिए, निडर बनना चाहिए, लेकिन क्या ये रियलिस्टिक है? तो मैं इन्हीं सब बातों के ऊपर आज बात करने वाला हूं कि एग्जाम्स के डर से कैसे बचे, ये डर की छोटी सी साइकोलॉजी क्या है, ये डर कितना अच्छा और कितना बुरा है, डर को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो डर से अगर डर जाओगे तो वहीं पर गेम ओवर हो जाता है, क्योंकि डर शब्द सुना और डर गए। ठीक है, तो डर से डरना नहीं है, ये बात सही है, लेकिन डर से हम कैसे नहीं डरेंगे, इसके लिए हमें डर को समझना पड़ेगा कि डर क्या है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के पहले तो हम लोग डर के ऊपर चर्चा करेंगे कि ये है क्या, उसके बाद फिर इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड ये डर कैसा होता है और स्टूडेंट्स इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं अपने लाइफ में काफी इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए ये पूरा वीडियो काफी लाभदायक होने वाला है अगर आप इसे पूरा सुनते हैं तो। और बहुत सारी बातें होंगी, सब कुछ आपके लिए ही है, मतलब खास करके स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि एग्जाम्स, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, अब काफी नजदीक है। और जैसे जैसे ये समय नजदीक आता है स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है ना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हमें सीखना है। स्ट्रेस ही एक फॉर्म ऑफ डर होता है, एक स्ट्रेस ही फियर क्रिएट करता है हमारे दिमाग में। तो इन सब पूरे विषय के ऊपर चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं जल्दी से जल्दी। सबसे पहले कि डर क्या चीज है। तो डर ऑब्वियस सी बात है कि इमोशन है हमारे अंदर, एक नेचुरल इमोशन है, जैसे कि प्यार, गुस्सा, या किसी चीज के प्रति चाहत, हमारी लाइकिंग, एनीथिंग, एनी इमोशन दैट कम्स इनटू यू, ठीक है, दैट अराइज, है ना, इन अस नेचुरली, वो उसी तरीके से डर भी एक नेचुरल इमोशन है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दूसरा सवाल ये होता है कि अगर ये नेचुरल इमोशन है तो क्या ये खराब है या अच्छा? तो देखो भाई, ये इमोशंस कोई भी अच्छे या खराब नहीं होते हैं, डिपेंड करता है कि हम उसे हैंडल कैसे करते हैं। उसी तरीके से कोई भी जो सामान वस्तु बने हैं, जो एक्सटर्नल टूल्स हैं हमारे, एक्सटर्नल टूल्स में फॉर एग्जांपल मैं इस छोटे से कलम की बात कर लूं, या उस कलम की जिस कलम से आप लोग लिखते हैं, या छोटा सा मोबाइल डिवाइस, या लॉट्स ऑफ मेनी थिंग्स दैट वी लुक अराउंड और यूज, ठीक है ना, इन आवर डेली लाइफ, वो सब एक्सटर्नल टूल्स है। अब डिपेंड करता है कि उसका यूज हम कैसे कर रहे हैं। अब कोई कहेगा कि इस कलम का इस्तेमाल क्या हो सकता है, तो ऑब्वियस बात है अच्छे के लिए हो सकता है, लिखने के लिए हो सकता है, लेकिन फिर ये एक हथियार के तौर पर भी काम आ सकता है, राइट। आप इससे किसी का मतलब किसी को डैमेज भी कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम इसे यूज कैसे कर रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारे इंटरनल इमोशंस हैं, जो प्यार है, या किसी चीज के प्रति कोई चाहत है, या डर है, या गुस्सा है, या हमारी लाइकिंग्स है, डिसलाइकिंग्स है, ये जो कुछ भी अंदर से निकल के आ रहा है, ये हमारे इंटरनल टूल्स हैं। ठीक है, जैसे कि ये सारी चीजें एक्सटर्नल टूल्स हो गए, उसी तरीके से वो हमारे इंटरनल टूल्स हो गए, जो हमारे मन की गतिविधि को कंट्रोल करते हैं, और मन फिर हमें कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर हम अपने इंटरनल टूल्स को सही से हैंडल करना नहीं जानते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि हमारे लिए निगेटिव तरीके से ही काम करेगा। तो पहली बात तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो इमोशंस हमारे, जैसे ये कलम है, तो इसकी क्लैरिटी तो आपको मिलती होगी, तभी आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट यू नीड टू नो, ओके दिस इज पेन एंड दिस इज यूज फॉर दिस, ओनली देन यू आर गोना यूज दिस, राइट। सिमिलरली
जो हमारे इमोशंस है, यू हैव टू नो फर्स्ट व्हाट आर दोज इमोशंस, है ना। वो इमोशंस कैसे हैं, उनका क्या काम है, कैसे उनका वो निकल के सामने आ रहे हैं, क्या उसका रीजन है, और फिर उसका यूज हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर इतनी क्लैरिटी होगी तो ऑब्वियसली बात है वी आर गोना यूज दैट दोज इमोशंस इन अ पॉजिटिव वे फॉर अस, फॉर आवर ग्रोथ। ठीक है। तो डर देखो नेचुरल है। अब डर के कई सारे रीजंस होते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज जो दुनिया में हो रही है, उन सब चीज के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा है। ठीक है। तो उसी तरीके से जब हमारे मन में कोई चीज का डर आता है, खास करके एग्जाम्स को लेकर डर आता है, तो एग्जाम्स का जो डर होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण आता है, और उसके कारण एक स्ट्रेस दिमाग में क्रिएट होता है। अब इस स्ट्रेस को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं कि स्ट्रेस अच्छा होता है, स्ट्रेस खराब होता है। लेकिन देखिए, एक बड़ा सुंदर सा रिसर्च किया गया था 1908 में इसी चीज को लेकर के, और उस रिसर्च में कहा गया कि जो नर्वसनेस हमारे हम फील करते हैं, या फिर जो भी स्ट्रेस हमारे अंदर, जिसको हम लोग यू स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं, यू स्ट्रेस, ठीक है, ये इसको गुड स्ट्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुड स्ट्रेस। इसकी चर्चा हम लोग आगे फिर डिटेल में करेंगे। ठीक है। गुड स्ट्रेस से कहा जाता है। अब यू स्ट्रेस मतलब इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया गया है, कहावत भी है कि ओनली अ डेड कैन नॉट हैव स्ट्रेस। ठीक है। ओनली अ डेड कैन नॉट हैव अ स्ट्रेस, मतलब जो जिंदा है उन्हें तो स्ट्रेस होना ही होना है। ठीक है। तो जो मर चुके हैं बस केवल उन्हीं को स्ट्रेस नहीं है। तो ये भी एक काफी पॉइंट नोट करने वाली बात है। अब आप समझिएगा, तो अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, अगर फिलहाल स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो पहला पॉजिटिव चीज तो ये समझ में आ रहा है कि ओह आई एम अलाइव। ठीक है। क्योंकि अगर आप मर गए होते तो आपके पास स्ट्रेस नहीं होता। तो वन रीजन दैट यू आर गेटिंग दिस इज यू आर अलाइव, एंड सिंस यू आर अलाइव यू नीड टू बी हैप्पी फर्स्ट, राइट। चलिए, तो जो हमारा अंदर डर क्रिएट हो रहा है ना, वो कई सारे रीजंस के कारण क्रिएट हो रहा है। जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है कई सारे रीजंस के कारण। अब एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ कॉमन स्ट्रेस हमें देखने को मिलती है, वो कौन कौन से स्ट्रेस है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो स्ट्रेस हमें जानने या समझने को मिलता है का कारण, पहला है फेलियर, कि क्या होगा कि एग्जाम में मैं फेल कर जाऊं। ठीक है। या फिर नंबर जितना एक्सपेक्टेड है वो नंबर ना आए, ये पहला कारण है, राइट। दूसरा है लैक ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है। वो बच्चे ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं या फिर फियर फील करते हैं जिनकी प्रिपरेशन में कुछ कमी होती है। ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दैट यू फील स्ट्रेस्ड और फियरफुल। ठीक है। तीसरा है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, मतलब आप अपनी क्षमता से ज्यादा अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये भी जब बैलेंस नहीं हो पाता है, व्हेन व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी आर एक्चुअली वांटिंग टू डू, ठीक है, ये दोनों के बीच में जब सामंजस्य नहीं बैठेगा, तो ऑब्वियसली बात है दैट विल रिजल्ट इनटू स्ट्रेस एंड अगेन दैट विल कॉज फियर। उसके बाद है कंपैरिजन विद पीयर्स। हम लोग एक दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पड़ोसियों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। या तो हम करें, या तो हमारे जो रिलेटिव्स है या पेरेंट्स है या टीचर्स हैं वो कंपेयर करते हैं कि उसे देखो, उसने पिछले साल इतना नंबर लाया था, उसने ये नंबर लाया था, तुम्हारे भाई है, तुम्हारा दोस्त है, वो इतना नंबर ला रहा है, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है। तो ये एक स्ट्रेस कॉज करता है, और ये एक स्ट्रेस कॉम्पीट करने का, दूसरे से बेहतर परफॉर्मेंस करने का, या कम से कम एट पार लेवल पर परफॉर्मेंस करने का, ये जो प्रेशर है ये हमारे मन में एक फियर कॉज करता है। ठीक है। दूसरा है पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस। अगर आपका एग्जाम्स के साथ पिछला कुछ रिश्ता अच्छा नहीं रहा, परफॉर्मेंसेस खराब रहे हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म लगातार टर्म्स में आप खराब परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर मन में वो बात बैठ जाती है और फिर उससे बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है ना। तो ये हमारे मन में एक फियर कॉज करता है। उसके बाद है परफेक्शनिज्म। उन बच्चों में भी ये डर देखा जाता है जो बहुत कुछ, सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं। तो परफेक्शनिज्म इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर कॉजिंग स्ट्रेस एंड देन कॉजिंग फियर। ठीक है। उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं ऑब्वियस, उसके वजह से भी हमारे मन में फियर कॉज होता है। कई सारे हेल्थ इश्यूज के कारण हम पीछे रह गए, कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, सिलेबस कवर नहीं कर पाए, या फिर प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाया। अब इन सब रीजन, मिला जुला रीजन के कारण अब एक स्ट्रेस पैदा हो रहा है। ठीक है। कुछ मेंटल रीजन भी हो सकते हैं कि हम चीजों को ज्यादा बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते हैं, चीजों को अंदर ही रखे हुए हैं, तो दैट ऑल्सो कॉजेज स्ट्रेस एंड देन अगेन इट कॉजेज फियर। ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉमन फियर हैं, कह सकते हैं फियर फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ फियर हैं, जो एग्जाम्स में बच्चे फेस कर रहे होते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फियर आपके लिए है। मतलब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर, मुझे फियर ऑफ फेलियर आता है, मुझे फेल होने से डर लगता है। बहुत लोग हो सकता है मैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रखे हैं, उसकी वजह से फेल कर रहा हूँ, या फिर मेरे अंदर परफेक्शनिज्म थोड़ा ज्यादा रहता है कि चीज, हर चीज परफेक्ट हो, पता नहीं ऐसा नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, ये राइटिंग ऐसे नहीं लिखूंगा तो कैसे हो जाएगा, या फिर इस तरह से कुछ भी। अगर ऐसा कोई बात है तो भी कमेंट करके बताइए, वी विल इंटरैक्ट। ठीक है ना। इंटरेक्शन एक तरीका होता है इस डर को दूर करने के लिए, दैट इज व्हाई आई एम हियर टू इंटरैक्ट विथ यू। ठीक है। और इस एग्जाम के सीजन तक कंप्लीट मैं बना रहूंगा आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से। ठीक है। आप मुझे कमेंट करते रहिए, कमेंट कीजिए,
और अपने सवाल पूछिए। अगर किसी प्रकार का डर है तो उसके बारे में चर्चा कीजिए मुझसे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका उचित समाधान दूं या उसके बारे में एटलीस्ट आपसे चर्चा करूं, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा सा इजी फील कर सकें। अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ऑलवेज आई एम देयर फॉर यू। उसके बाद है हेल्थ इश्यूज, ठीक है। अगर है आपके पास तो भी आप बता सकते हैं कि अच्छा ठीक है, हेल्थ इश्यूज के कारण मैं डर फेस करता हूं या करती हूं, ठीक है। वी विल कनेक्टिंग, वी विल बी ट्राइंग टू टॉक ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो इफ यू विश, ठीक है, इफ यू वांट। तो ये सारे रीजंस हो गए क्या चीज के, फियर के, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो फॉरगिव मी फॉर दैट, बिकॉज टॉपिक ही ऐसा है। तो और मैं बात करने आया हूँ आप सबसे, तो इसे बहुत छोटा करके बात नहीं करूंगा। कोशिश करूंगा खुले दिल से बात करूं, और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, डाउन टू अर्थ है, जो किया जा सकता है। किसी तरह की अनरियलिस्टिक बातें मैं कोशिश तो करता हूं कि मैं ना करूं, और मुझे यकीन भी है कि मैं बिल्कुल नहीं करता अनरियलिस्टिक बातें, ठीक है। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो ग्राउंड पे है, हो सकता है, आई ओनली टॉक अबाउट दोज थिंग्स, राइट। एंड दोज पीपल हु नो मी, दे नो दैट यस, दिस मैन टॉक्स ओनली द ग्राउंड रियलिटी, ठीक है ना, नो हवाबाजी, ठीक है। तो उसके बाद तो ये हम लोग बात कर लिए किसके बारे में, रीजंस बिहाइंड एग्जाम फियर, ठीक है। उसके बाद कैन एग्जाम फियर बी टैकल्ड, क्या, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि किसी ने भी एग्जाम दिया हो जीवन में, आज आपने 10th का एग्जाम है या 12th का है या आगे कोई भी एग्जाम है या उसके पहले जो भी एग्जाम दिए, तो ये क्या मैटर किया कि आपने 10 एग्जाम ऑलरेडी दे रखे हैं, 11वें में आपको फेयर नहीं होगा ना, होगा। 12वें में होगा, 24वें में होगा। आप जितनी बार भी एग्जाम दो उसका फेयर आपके मन में होना ही है, ठीक है। तो ये फेयर कंसिस्टेंटली बना ही रहेगा और बना ही रहता है, ठीक है। अब इसके पीछे एक चीज थोड़ा नोट करने वाली बात है, ये कि जितनी बार भी हम लोगों ने इस फेयर को कम अक्रॉस किया है, कभी ये नहीं सोचा कि आखिर ये फेयर आता क्यों है, या फिर अपने आप को उस चीज के प्रति अवेयर किया हो या खुद को सेल्फ अवेयर किया हो, ठीक है, ज्यादा अच्छे से कह सकता हूं मैं, कि भाई ठीक है, ये प्रोसेस बार बार होता है, सो वाई शुड, और ये प्रोसेस बार बार होता है, सो वाई शुडंट आई ट्राई समथिंग कि ये बार बार हमें तंग ना करे, या फिर हाउ शुड आई हैंडल दिस थिंग, व्हाट इज द रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बिहाइंड दिस फियर कमिंग आउट, ठीक है ना, फ्रॉम विद इन अस एंड देन एग्जीक्यूटिंग इटसेल्फ, ठीक है, इन माय परफॉर्मेंस, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। तो कैन एग्जाम फियर बी टैकल्ड, तो सवाल है, यस इट कैन बी टैकल्ड, यस इट कैन बी टैकल्ड, ठीक है। एंड मैनेज विद द राइट माइंडसेट एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। अगर हमारा माइंडसेट, जो मैं बात कर रहा था ना सेल्फ अवेयरनेस की, वो क्या है, हमारा माइंडसेट ही तो है। कभी इस विषय पे कभी काम ही नहीं करते, क्योंकि एग्जाम खत्म होता है, कहानी खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं एपिसोड को, फिर रिजल्ट का दिन, फिर अगेन वही डर, फिर सारी बातें एक दो दिन में फिर भूल गए, फिर प्रोसेस में लग गए, फिर पढ़ाई लिखाई तैयारी सब चीजें अपने हिसाब से चलने लगती है। फिर वो सिचुएशन आता है, अगेन वी हैव टू गो थ्रू द सेम थिंग, फिर सेम थिंग हैपेंस, थिंग्स गेट ओवर, वी फॉरगेट अबाउट इट, वी नेवर ट्राई टू tackle the situation, we never try to go back and try to find the reason and try to know the reason behind this and want ourselves get rid of these things, ठीक है। ये कभी नहीं चाहते हम लोग, एंड दिस इज द रीजन कि चूंकि कभी काम ही नहीं करते हैं, ये हमेशा हमारे साथ बना रह जाता है, ठीक है। दिस इज जस्ट लैक, दिस इज जस्ट इग्नोरेंस, प्योर इग्नोरेंस ऑफ अस, ठीक है। और यू कैन से वी डू नॉट पे मच वैल्यू टू दिस और इंपॉर्टेंस टू दिस, ठीक है, कि इससे भी हमें हैंडल करना चाहिए, या इससे भी हम मुक्त हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं, या इसका इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं। अगर सोचने लगेंगे तो आप करके देखो, उससे निजात मिल जाएगी, ठीक है। फिर डर खत्म हो जाएगा। अब डर खत्म हो जाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या फिर पूरी तरह से डर समाप्त नहीं हो सकता। वो एक इमोशन है, कहने का मतलब एक एनर्जी है, उसको एनर्जी के तौर पर लिखिए। एन एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नाइदर क्रिएटेड, कहानी है, शुरुआत जानते हैं आप लोग। तो डर को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मानिए, ठीक है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे रिड्यूस किया जा सकता है, एनर्जी के ऊपर कमांड किया जा सकता है, ताकि ये एनर्जी का आप अपने लिए इस्तेमाल कर सके। तो दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर, हाउ यू शुड टैकल दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड फियर और डर। तो इट्स अबाउट मैनेजिंग टू फियर प्रिवेंट इट फ्रॉम कंट्रोलिंग यू, ठीक है। मैनेज कैसे करना ताकि ये आपको कंट्रोल ना करे, आप इसको कंट्रोल करें, ठीक है। आर कॉमन टिप्स काउंटर प्रोडक्टिव, जैसा शुरुआत में फिर से चर्चा किया मैंने कि कुछ डर को लेकर के बहुत कॉमन नोशंस बने हैं, कुछ कॉमन आइडियाज बने हैं, ये लोग कॉमन तरीके से इसे समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई स्टे काम, शांति बनाए रखो, शांत रहो, मन से शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। ये एक कॉमन स्ट्रेटेजी है, ये कॉमन बात है जो हमारे एल्डर्स या फिर पेरेंट्स या फिर टीचर्स या फिर जो कोई भी आप कह लीजिए, वो हमें ये सिखाते हैं, बोलते हैं, क्योंकि ये साधारण तौर पर ये बात निकल ही जाती है, ठीक है। ये कह सकते हो इट्स नॉट अ कॉन्शियस एक्शन, बल्कि इट्स अ मोर अनकॉन्शियस वन, ठीक है, जो ऐसा चूंकि होता है और बस हो जाता है।
कि कोई इंसान डर रहा है एग्जाम से, मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चे काफी डरे होते हैं, मैं बोलता हूँ ठीक है पहले तो डरो मत, ठीक है, क्या मेरे बोल देने से डरो मत वो डरना छोड़ देगा क्या? डर कैसे छोड़ेगा? वो तो अंदर से आ रहा है तो कैसे छोड़ देगा? पहले तो उसको समझाना पड़ेगा ना फिर। और दूसरी बात ये कि एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, एवरी पर्सनालिटी इज डिफरेंट, ठीक है, तो हर एक यूनिक केस है, तो एक कॉमन चीज हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हमारी यूनिकनेस, हमारे समस्या को जो फियर फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, रीजंस के बारे में, कौन सा रीजन आपके ऊपर काम कर रहा है, पहले तो ये जानना जरूरी है ना। उसके बाद फिर उसको हैंडल करने के टेक्निक्स को समझेंगे, ठीक है। तो हर चीज हर किसी पे अप्लाइड नहीं होती, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग है, हर बच्चा यूनिक है। और इसे समझना चाहिए किसे? पेरेंट्स को, टीचर्स को, मोटिवेटर्स को, काउंसलर्स को, जो बच्चों को हैंडल कर रहे हैं या बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं इस एक चीज से डील करने में, ठीक है। तो स्टे काम बोलने से काम चलेगा नहीं, ठीक है। इट्स नॉट सो इजी टू स्टे काम। उसके बाद स्टडी हार्डर बोल देते हैं, और मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, तो ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। बच्चा ऑलरेडी डरा हुआ है, ठीक है, और उसको आप और ज्यादा पढ़ने के लिए बोले, हो सकता है उसको पढ़ने से और ज्यादा स्ट्रेस फील करे, उसका डर भागने की जगह और ज्यादा बढ़ जाए, वो और ज्यादा लोड ले ले उस चीज का, ठीक है। तो विल हैव टू डील इट इंडिविजुअली, विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल एंड कैन अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इन डेप्थ। यू हैव टू एक्सप्लेन टू हिम एंड डील इंडिविजुअली, ठीक है, कि किसके ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा, है ना। तो स्टडी हार्डर या टेक ब्रेक्स बोलते हैं कि ठीक है, आप धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए, आप ब्रेक्स ले लेके आप पढ़ाई कीजिए। तो कई सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस फ्री होने के लिए जो ब्रेक्स लेते हैं उनको खुद पता नहीं होता कि कितना लंबा ब्रेक उनको जरूरी है। कई सारे लोग काफी लंबा ब्रेक ले लेते हैं, कई सारे लोग बहुत छोटा ब्रेक लेते हैं। कोई ऐसा ब्रेक जो उनको सही में बैलेंस कर दे, इनकी इस टेक्निक के बारे में उनको नहीं पता होता है। तो वी नीड टू टॉक अबाउट दिस एंड वी नीड टू नो, ठीक है, कि कौन सा राइट स्ट्रेटजीज हो सकता है हमें ये ओवरऑल काम करने में। तो आज मैं उन्हीं सारे कुछ टेक्निक्स के बारे में भी बातचीत करूंगा, ठीक है। तो जो कॉमन टिप्स है जो आपको मिलते हैं एज ए स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर कॉमन टिप्स जैसे हम लोग जैसे लोग जो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ कि ये सब उतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। केवल बोल देने से किसी का डर खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। और खास करके वैसा व्यक्ति जो उनसे खास रिलेट भी नहीं करता है, फील सेइंग सो, तो उसका कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। हाँ, ये असर तब ज़्यादा पड़ सकता है अगर इसे बहुत इफेक्टिवनेस के साथ, बहुत एम्पैथी के साथ बोला जाए, और उसके द्वारा बोला जाए जो जो बच्चा किसी उस व्यक्ति से कनेक्टेड हो, ठीक है, होल हार्टेडली। जैसे अगर इसका कोई पिता है या कोई टीचर है जिससे वो बच्चा बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, मदर है, कोई कोई उसका बड़ा भाई है और उससे वो अपनी सारी बातें शेयर करता है, वेरी क्लोज टू हिम, अगर हिम और हर, अगर वो व्यक्ति अगर उसको बोलता है, समझाता है और एम्पैथेटिकली समझाता है कि नहीं बेटा डरो मत, या फिर स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, तो संभव है कि उसका थोड़ा प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा उस बच्चे पर, क्योंकि उसे एक इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगा। एंड डर अगेन इज एन इमोशन, तो यहाँ पर एक इमोशनल स्ट्रेंथ जो हमारा वीकनेस है उसको हैंडल करने में काम आता है। तो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि दिस इज द वन ऑफ द वे दैट वी कैन हैंडल दिस फियर। अगर उस वक्त हम बच्चों से उस तरीके से कनेक्ट करें, उस इंडिविजुअल से उसका कनेक्शन करवाएं जिस इंडिविजुअल से उसका अपना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, और अगर वो व्यक्ति उसको उस तरीके से सपोर्ट करेगा तो निश्चित तौर पर उसे वो इमोशनल स्ट्रेंथ प्रदान होगा जिससे वो इस इमोशन को हैंडल करने में सक्षम होगा। तो मुझे लगता है ये एक टिप काम आएगा आपको। दिस इज वन ऑफ द टिप्स दैट वी कैन यूज, that we should use to handle this emotion called डर और fear, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें समझते हैं। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर एग्जाम फियर्स, ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। पहला कि अंडरस्टैंड योर फियर, अपने अपने डर को समझना पड़ेगा कि अगर मुझे डर लगता है तो उसका पीछे कारण क्या है। क्या वो कारण मेरा लैक ऑफ प्रिपरेशन है, क्या वो कारण मेरा कोई पास्ट है या पास्ट एक्सपीरियंसेस विद एग्जाम है, क्या वो पेयर प्रेशर है, क्या वो पेरेंट्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, किस तरह का प्रेशर है, पहले उसे समझना जरूरी है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, ठीक है। उसके बाद जब हम पहली बार अपने आप को समझ लेते हैं, उसके बाद उस अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना होता है, ठीक है, कि क्या करें अब। चूंकि नाउ वी आई हैव अंडरस्टूड माय प्रॉब्लम, सपोज कि मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं है और 2 महीने में भी एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए एक राइट स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है। अब चूंकि इससे डर के बैठने से तो कुछ होगा नहीं, वी नीड टू एक्ट, राइट। तो हमें एक्ट करना होगा, और एक्ट कैसे करेंगे, जब हम सही तरीके से चीजों को प्लान करेंगे, स्ट्रेटेजाइज करेंगे। अब स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, तो यू नीड टू टॉक विथ योर टीचर्स, ठीक है, और समवन हु इज एक्सपीरियंस्ड एंड यू ट्रस्ट हिम और हर, that person can tell you or help you in making the plan and he knows about you, ठीक है। तो आप उसके साथ डिस्कस करो, ठीक है, आप प्लान बनाओ, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर काम करो। बैठे रहने से तो काम होगा नहीं, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम फर्स्ट, द रीजन ऑफ योर फियर फर्स्ट, एंड देन यू नीड टू प्लान,
ठीक है, पहला क्या है, फियर को समझना, उसके रीजन को समझना। दूसरी बात है उसका प्लान बनाना। प्लान में आपको असिस्टेंस चाहिए होगा अपने सीनियर्स का मे बी, या फिर अपने जो भी आपके क्लोज वंस हैं जो एक्सपीरियंस्ड है उस फील्ड में। दोज हु आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, उनसे डिस्कस नहीं करना है, भले ही उनसे आप कनेक्टेड हो, लेकिन कनेक्शन के साथ साथ उनका एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, सो दैट ही कैन टेल यू और शी कैन टेल यू अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड द स्ट्रेटेजी ऑफ द एग्जाम्स एंड हाउ यू कैन प्रिपेयर वेल। ठीक है, ऐसे में आप किसी मेंटर का भी सहारा ले सकते हैं, और कोई ना मिले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस, उसके बाद है यूज, कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, जैसे कि कई सारे टेक्निक्स, पढ़ने के तरीके, रिवीजन के टेक्निक्स मैंने डिस्कस कर रखा है अपने पिछले वीडियोस में। आप चाहो तो उन वीडियोस को देख सकते हो, वीडियो के लिस्ट में जाकर के, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। जैसे कि एक्टिव रिकॉल का एक टेक्निक है कि पढ़ाई के दौरान जो टॉपिक हमने पढ़ा उसको पढ़कर फिर आंखें बंद किया, फिर देखा कि क्या क्या याद हुआ है, फिर जो मिसिंग पॉइंट्स है उसको कनेक्ट किया, फिर किताब खोल के देखा कि कहाँ मिसिंग है, उसको ज्वाइन किया, एंड अगेन आंख बंद करके फिर रिकॉल किया कि भाई क्या क्या याद है। और अगर ऐसा करते हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिवली चीज़ें हमें याद हो जाएगी। लेकिन ये स्थिति में आप तभी पहुंचेंगे जब आप इन रीजंस को जान रहे हो, ठीक है, और आप प्लान कर रहे हो, एक्ट करने के लायक हो। लेकिन चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, डर रहे हो और डर का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, डर को डर जैसा मान के चल रहे हो, ऐसा समझ रहे हो कि इसके ऊपर आप ओवरकम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो एक्ट करना जरूरी है। एक्ट करने के लिए सबसे पहले कारण समझना जरूरी है। कारण समझ लो, उसके बाद उसके ऊपर एक्ट करो, प्रॉपरली प्लान करो, और कुछ अच्छे टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करो अपने पढ़ाई में। ठीक है, टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोज में डील कर रखा है, आप उन टेक्निक्स का सहारा ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास कोई और स्ट्रेटेजीज हैं, कोई और तरीके हैं पढ़ने के, तो आप उनका इस्तेमाल करो, ठीक है, लेकिन काम करो। ठीक है, उसके बाद माइंडफुलनेस। यस, माइंडफुलनेस का मतलब हो गया थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा रिलैक्सेशन, ठीक है, करना चाहिए। ये साइंटिफिक है, ये कोई थियोरिटिकल बात नहीं है। माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन को अपने जीवन में उतारते हैं, निश्चित तौर पर ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, और ज़्यादा अंदर नहीं जाना है इसके पूरे ये में, बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। आप बैठे बैठे ही जो भी काम कर रहे हैं, ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली आप इस काम को कर सकते हैं। जैसे एक पोमोडोरो टेक्निक के बारे में भी चर्चा की थी मैंने, ठीक है, एक वीडियो बनाया हुआ है पोमोडोरो टेक्निक, जहां हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 20-25 मिनट का पढ़ाई किए, 5 मिनट का ब्रेक ले लिए, और इस साइकिल को बार बार रिपीट किए आफ्टर 4 टाइम्स और 5 टाइम्स डूइंग दिस थिंग। मतलब स्टडिंग फॉर 25 मिनट्स, टेकिंग ब्रेक फॉर 5 मिनट, दिस साइकिल वी हैव टू रिपीट फॉर 4 टाइम्स, एंड देन टेक अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ सपोज 20 मिनट्स, एंड देन अगेन रिपीट द सेम साइकिल। तो ये जो 5-5 मिनट का जो ब्रेक ले रहे हैं ना 20-25 मिनट के बाद, ठीक है, इसमें आप कुछ माइंडफुलनेस टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यू कैन रिलैक्स, यू कैन टेक डीप ब्रीथ्स, ठीक है, दैट विल हेल्प यू calm yourself, ठीक है, आपके ऑक्सीजन लेवल एंड अदर थिंग्स विल improve, एंड देन योर concentration विल improve इन द नेक्स्ट राउंड। तो वो आप along with you can use active recall technique, ठीक है ना, चीज़ों को एक्टिवली याद रखने के लिए। तो अगर ये दो चीज़ों का भी कॉम्बिनेशन में आप काम करेंगे तो यू विल सी दैट यस, यू विल सी वेरी गुड चेंज विद इन यू। ठीक है, उसके बाद है छोटे छोटे सक्सेस को अपना सेलिब्रेट करना सीखिए। ठीक है, इट्स नॉट दैट ओनली यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट ओनली व्हेन समथिंग बिग हैपेंस। इफ यू आर इन द हैबिट ऑफ सेलिब्रेटिंग योर स्मॉल सक्सेस, यू आर डेफिनेटली गोना सेलिब्रेट योर बिग सक्सेस वन डे। ठीक है, उसके बाद शेयर योर कंसर्न्स विद समवन यू ट्रस्ट, जैसा मैंने इसके बारे में पहले ही चर्चा कर दिया। अपने जो भी समस्याएं हैं उसको आप अपने क्लोज वंस के साथ चर्चा कीजिए। ये चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी ये बात है, जो भी अपने बच्चों से कनेक्टेड है वो समय दर समय, टाइम टू टाइम, वॉट एवर द हेल यू आर बिजी इन, ठीक है, यू हैव टू टेक टाइम आउट फॉर योर चिल्ड्रन एंड know their problems, talk to them and try to convince them, try to console them, and try to empower them, and try to motivate them, ठीक है, on whatever performance they are doing, and try to send positive things, positive feedback to them, so that वो अंदर से energized फील कर सके और एक इमोशनली उनको एक स्ट्रेंथ प्रदान हो सके। और ये ज़रूरी है, निश्चित तौर पर ज़रूरी है। आज के समय में ये थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि आज के समय में मैं कह लूँ कि इस तरह की प्रेशर ना हैंडल कर पाने की जो क्षमताएं हैं वो घट रही है। उसके कई सारे रीजंस हैं, तो पहले फिलहाल हम लोग उन रीजंस की बात नहीं करते हुए पहले समस्या को एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द इशू एंड वी नीड टू एक्ट। ठीक है, तो एक्ट करना जरूरी है। उसके बाद तो ये तो समझ में आ गया ना कि भाई कैसे हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एग्जाम फेयर्स को लेकर के निकालने हैं, स्टेप बाय स्टेप आई टोल्ड यू। ठीक है, बहरहाल अगर इसमें कोई भी किसी को प्रश्न है, कोई बात है, कोई कुछ भी ऐसा है, तो मैं बार बार कहता हूँ, यू आर फ्री टू कमेंट, फ्री टू कनेक्ट टू मी, यू कम एंड कनेक्ट टू मी एंड आस्क योर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू आंसर दोस। ठीक है, कैन स्टूडेंट बी फियरलेस? क्या स्टूडेंट जो है अब फियरलेस हो सकते हैं? तो बीइंग कंप्लीटली फियरलेस माइट नॉट बी रियलिस्टिक। ठीक है, तो यू नीड नॉट बी
सो यू डू नॉट नीड टू बी यू, मतलब क्या मैं बोलूँ, आपको यहाँ पे फियरलेस होना या फिर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत नहीं है कि भाई एक फियरलेस एटीट्यूड डेवलप करना है। देखो, फियरलेस एटीट्यूड डेवलप करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके अंदर कोई डर ही ना हो। ये मतलब एक तरीके से क्लोज टू इम्पॉसिबल टास्क है। फियर छोटे या बड़े अमाउंट में हर किसी को लगता है। शुरुआत छोटे से ही होती है, एक छोटा अमाउंट होता है, ठीक है, शुरुआत में, और वो जरूरी होता है, एक नेचुरल इमोशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उस समय वो एक मोटिवेशन का भी काम करता है। फियर ऑल्सो वर्क्स एज ए मोटिवेशन, स्ट्रेस ऑल्सो वर्क्स एज ए मोटिवेशन, ठीक है। तो इसको अपने मोटिवेटर के तौर पर काम करो, ना कि इसको बढ़ा करके अपने लिए एंजाइटी पैदा करो या अपने लिए एक हर्डल तैयार कर लो, ठीक है। तो फियरलेस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप रियलिस्टिक रहो, ठीक है। रियलिस्टिक होना यही होता है कि किसी भी सिचुएशन को लेकर के जहां हमें एक्ट करना होता है, थोड़ा ना थोड़ा भय, थोड़ा ना थोड़ा नर्वसनेस हर किसी को होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप किसी से भी बात कर लो, बड़े बड़े लोग जो सक्सेस के मकाम पर पहुंचे हैं, उनको भी जीवन में जब वो स्टेज को फेस कर रहे होते हैं, स्टेज को फेस करने का मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट फेसिंग द स्टेज लिटरली, बट आई एम टॉकिंग दिस स्टेज वर्ड एज सिचुएशंस दैट दे कम अक्रॉस, ठीक है, व्हेन दे हैव टू परफॉर्म। तो इनिशियल नर्वसनेस हर किसी को छोटे तौर पर होता है, एंड दे टेक इट एज देयर मोटिवेशन एंड यूज दैट टू स्टेप अहेड, ठीक है। तो अगर फियर ना हो, अगर डर ना हो, तो शायद हम अलर्ट भी नहीं हो पाएंगे, है ना। तो क्योंकि फियर छोटा अमाउंट हो, जो फियर होता है वो हमारे अंदर एक मेंटल अलर्टनेस पैदा करता है, हमारे अंदर एक मेंटल अवेयरनेस पैदा करता है, हमें एक्ट करने को मजबूर करता है, फोर्स करता है, ये कह सकते हैं टेम्प्ट करता है, ठीक है। तो ये एक स्विच है एक तरीके से देखा जाए तो आप अगर एक बार स्विच ऑन हुआ है तो उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करना सीखिए, ठीक है। इसको जरूरत से ज्यादा बिना जब एक्ट नहीं करोगे तो ये फिर बढ़ता चला जाएगा। तो वंस द स्विच ऑफ फियर इज ऑन, यू नीड टू एक्ट, ठीक है ना, एक्ट अहेड, एक्ट फॉरवर्ड, ठीक है, बिकॉज दिस इज मीन्ट टू मूव यू अहेड, नॉट टू टेक यू बैक, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। तो कैन स्टूडेंट्स बी फियरलेस? तो बीइंग कंप्लीटली फियरलेस माइट नॉट बी रियलिस्टिक, बट कॉन्फिडेंस कैन रिप्लेस फियर। एग्जाम्स आर पार्ट ऑफ योर जर्नी, नॉट द होल स्टोरी, ठीक है। और ये याद रखना है कि एग्जाम्स पूरे जीवन का, और एग्जाम्स के अलावा जीवन में बहुत कुछ है करने को, ठीक है। तो एग्जाम बस एक पार्ट है, इसको इस तरीके से लेना है, ठीक है। अपना बेस्ट देना है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि इसको कैजुअली लेना है, यू हैव टू मेक द बेस्ट, यू हैव टू गिव इट योर बेस्ट शॉट टू इट, ठीक है। और जो संभव प्रयास हो सके वो सारे संभव प्रयास करना है, क्योंकि इसको एग्जाम्स को बस अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के तौर पर मत लीजिए। ये आपके नॉलेज का टेस्ट होता है, ठीक है, एक स्टेप होता है जो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल नॉलेज, आपके स्किल्स, इन सब का टेस्ट लेता है। और जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो फिर नहीं पता चलेगा ना कि आपके अंदर की कैपेसिटी क्या है, आपके अंदर की कमियां क्या हैं, और आप कैसे डेवलप कर सकते हो अपने आप को, और क्या स्कोप है अपने अंदर, और किन कमियों के ऊपर काम करना है। तो उसको इस तरीके से लो, अपने डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको लेते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के तौर पर अगर आप इसको लेते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट के तौर पर अगर इसको लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये एग्जाम्स आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। और नंबर्स लाने पर ज्यादा फोकस मतलब मत रखो, अपने डेवलपमेंटल गोल्स पे ध्यान दो, ठीक है। और अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। और लेकिन हाँ, इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है कि भाई ये फेल कर गया तो फिर दुनिया में करने को कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ है करने को, ठीक है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। तो इसलिए ये एक बात है, इसको ध्यान में रखना है। और पेरेंट्स और टीचर्स को भी ये चाहिए कि एग्जाम्स को एक ऐसा हल्ला ना बनाए कि भाई ये खत्म हो गया तो मतलब पूरी दुनिया खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई है, एग्जाम्स होते रहते हैं, होते रहेंगे, दुनिया अपने हिसाब से चल रही है और चलती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा ये नहीं बनाना है कि भाई यही सब कुछ है, ठीक है। लेकिन हाँ, अपना बेस्ट जरूर देना है। ये आपका आपका टेस्ट है, किसी और का टेस्ट नहीं, आपके अपने डेवलपमेंट का टेस्ट है। इसको इस तरीके से लेना है, ठीक है, और टेक इट दैट वे, और आगे बढ़िए आराम से, है ना। टर्निंग फियर इनटू स्ट्रेंथ, तो चैनल नर्वस एनर्जी इनटू फोकस एंड प्रिपरेशन, ठीक है। जैसे मैंने, फियर इजंट योर एनिमी, इट कैन बी योर मोटिवेटर, मैंने बात कर दिया है उसके ऊपर, फियर को किस तरीके से अपने मोटिवेटर के तौर पर लेना है आपको, ठीक है। और हार्ट टू हार्ट मैसेज की बात करूं तो ये जो कुछ भी सारी बातें हुई, मैं पूरी तरह से, मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं हार्ट टू हार्ट बात करूंगा। बहुत जो बेसिक बातें हैं, ग्राउंड लेवल पे बातें हैं, मैं केवल वही करूंगा। मैं कोई मतलब हवाबाजी वाला टेक्निक वगैरह ऐसा कुछ नहीं बताने वाला, ठीक है। एकदम जो कॉमन बातें हैं निकल के सामने आती हैं, जैसे आम बातचीत होती है, मैं बिल्कुल आम बातचीत की तरह इसको रखने का पूरा प्रयास किया हूँ। एंड यस, आई रियली आई एम कनेक्टेड टू यू बाय हार्ट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब विद्यार्थी लोग अपने अपने जीवन में अच्छा करें, क्योंकि आपके ही पर ही देश का पूरा भविष्य टिका है। आप अगर सही रास्ते पर रहेंगे, सही एटीट्यूड रखेंगे, सही माइंडसेट रखेंगे, हेल्दी रहेंगे विथ योर माइंड, बॉडी एंड सोल,
तो मुझे लगता है कि एक अच्छा देश का निर्माण आगे चल करके होगा। तो बस इसी मंशा से, इसी ध्येय से मैंने सोचा आप लोगों से बात करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे बात कर रहे थे इस दौरान में कि सर एग्जाम्स है, डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु टॉक टू मी अबाउट देयर फियर ऑफ एग्जाम्स एंड फियर ऑफ परफॉर्मेंस। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब इतने सारे बच्चे हैं तो एक कॉमन वीडियो भी बना दिया जाए, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया भर में जो बैठे हैं, अगर मेरी बातें उन तक भी पहुंचे तो किसी के काम आ जाए, और कुछ और लोग भी अगर जुड़ सके इस माध्यम से, तो आई विल बी लकी इनफ। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही कि एग्जाम्स के इस फियर से कैसे हैंडल करें, कैसे टैकल करें। वी हैव टॉक्ड अबाउट द रीजंस, वी हैव टॉक्ड अबाउट द सॉल्यूशंस एंड ऑल द ग्राउंड वर्क्स वी हैव डन, है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो शेयर तो जरूर करो यार, ठीक है, सबके फायदे का है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, आप कनेक्ट करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, गुड बाय।